नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज खासतौर से खेती किसानी में आपको हम बताएंगे केले की खेती के बारे में, हमारा पशुधन में बात होगी झींगा पालन की, और आखिर में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और कामयाब किसान से, कामयाब किसान की दास्तां में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं खेती किसानी में केले की खेती के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा विकल्प किसानों के पास जिसके ज़रिए उनकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन केले की उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी जिसके बाद अच्छा उत्पादन आप ले सकें, इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। केले के स्वाद, पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण साल भर इनकी मांग बनी रहती है। केले में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए लोग इसे हर मौसम में खाना पसंद करते हैं। हमारे देश में बड़ी मात्रा में केले की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बहुतायत में केले की खेती की जाती है। किसान इसकी खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। केले की खेती करने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त, पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। केले का अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे केले की उन्नत किस्में पूवन, नेंद्रन, रसथली, कर्पूरावली। संकर किस्मों में COA, H1, H2, FHIA1। अब जान लेते हैं केले के पौधों की रुपाई का सही समय और तरीका। केले के नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य फरवरी से मार्च का पहला सप्ताह होता है। केले के बाग लगाने के लिए पौधों का रोपण गड्ढे या नालियों में किया जाता है। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में 1 से 2 जुताई कर पाटा लगाया जाता है। इसके बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के चौड़े, लंबे और गहरे गड्ढे तैयार किए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम के, 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन डालें। इन जरूरी उर्वरक को डालकर पौधों की रुपाई करें। अब बात सिंचाई की, कैसे करें, कितनी करें। सिंचाई व्यवस्था। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए इसमें पानी की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छी पैदावार के लिए केले में 70 से 75 सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर, तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही पौधों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाना बेहतर विकल्प है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को बढ़वार भी अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ ही पौधों की सुरक्षा भी जरूरी है। केले में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है, जिससे फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। नुकसान को कम करने के लिए फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। रुपाई के बाद फसल करीब 11 से 12 माह बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान बाजार में फसल की मांग और बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की तुड़ाई करे। लंबी दूरी वाले स्थानों में उपज ले जाने के लिए 75 से 80% पके फलों की तुड़ाई करें। सर्दियों में तुड़ाई का काम सुबह के समय करें, जबकि गर्मियों में दिन के समय फल तोड़ें। तुड़ाई के बाद फलों के आकार, रंग और परिपक्वता के आधार पर छटाई करके ही बाजार भेजें। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर केले का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो जाना आपने अलग अलग राज्यों में किस तरीके से आप सफलतापूर्वक केले की खेती कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा पशुधन में बात होगी झींगा पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग
फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में आपको हम जानकारी देते हैं झींगा पालन के बारे में। हम सभी जानते हैं मछली पालन क्षेत्र में ना जाने कितनी ही अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं हमारे मछली पालकों के लिए, लेकिन जब बात की जाती है झींगा पालन की तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक बाजार में भी कई विकल्प हैं जहां पर हमारे किसान मछली पालक जो हैं अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से आप भी सफलतापूर्वक झींगा पालन कर सकते हैं, इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बात जब पोषण से भरे मांसाहार की होती है तो उसमें झींगा मछली का भी जिक्र किया जाता है। समय के साथ इसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट से लेकर हमारी रसोई तक में बढ़ रहा है। इसके बढ़ते उपयोग ने किसानों और मछली पालकों के सामने एक सुलझा हुआ विकल्प दिया है, जिसके तहत सीमित स्थान में भी इसे आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इसे खेती के साथ करके आय में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। मत्स्य पालन हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े अंतर्देशीय व समुद्री आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है और इसकी मांग व उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है। ग्रामीण युवाओं तक इसकी जानकारी पहुंचे, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं को जल स्रोतों के उपयोग के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। समय पर तकनीकी सलाह के साथ साथ थोड़ा ध्यान, उचित योजना और दृढ़ संकल्प अद्भुत परिणाम दे सकता है, लेकिन उसके लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। सरकार भी इस ओर आर्थिक सहायता दे रही है, जिनका लाभ लेकर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 2,983 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 676 बायोफ्लॉक इकाइयां, 1,178 पुनः परिसंचरण एक्वाकल्चर सिस्टम, 10,490 पिंजरों की संख्या, जलाशयों और अन्य जल निकायों में 126 हेक्टेयर बाड़ा, 110 मछली व झींगा हैचरी, साथ ही अंतर्देशीय खारा क्षारीय संस्कृति के लिए 79 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की गई। ये आंकड़े काफी सुखद है। हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है। इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह सुखा ले। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डाले। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल-जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडे को एक साथ मिलाकर दे। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दे। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं, जिससे एक ही समय में मुनाफा कई गुना किया जा सकता है। झींगे सही विकास करे, इसके लिए इनके आहार पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके लिए झींगों को शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का आहार देना चाहिए। साथ ही सरसों की खली, राइस ब्रान, फिश मील भी दे। मछलियों का चूरा, घोंगा, छोटी झींगे और बचा हुआ मांस भी दे सकते हैं। कभी कभी लापरवाही के कारण असमय झींगों की मौत हो जाती है, जिससे नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए चाहिए कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी ना होने दे। कमी होने पर उचित उपाय अपनाएं। तालाब के पानी का पीएच मान बनाए रखने के लिए सही मात्रा में चूने का इस्तेमाल करें। तालाब में बीज संचय के 15 से 20 दिन बाद तक शिशु झींगे नहीं दिखाई पड़ने पर आहार देते रहे।
झींगों को अन्य जीवों से सुरक्षा देने के प्रबंध करें। इस तरह सही जानकारी लेकर किसान या पशुपालक कम समय में झींगा पालन में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे झींगा पालन से आप जुड़ सकते हैं और अच्छा लाभ मुनाफा कमा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। जाना आपने पशुपालक कैलेंडर से किस तरीके से आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। शुभ निशुभ संहारिणी प्रेम दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे सर्वशक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 नमस्तुते। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां में एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी का सफर। खेती में नवीन प्रयोगों की असीमित संभावनाएं मौजूद है। हर नया सफल प्रयोग कृषि को अगले पायदान पर ले जाता है। खेती में बारीकी रखने वाले किसान अपनी अभिनव भूमिका निभाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को सहजता मिल सके। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा कुरुक्षेत्र के, जिन्होंने जैविक तरीके से न सिर्फ खेती की बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। घर के सामने लहलहाती इन सब्जियों के मालिक है रणधीर सिंह। वो साल 1972 से खेती करते आ रहे हैं। कृषि उन्हें विरासत में मिली है। इनसे पहले उनके पिता खेती किया करते थे। अपने पिता के साथ रणधीर ने खेती को बारीकी से सीखा। साथ ही बचपन से उन्होंने खुद इसमें कई प्रयोग भी किए। कैसे, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैं 1972 से खेती करने लगा था और खेती की प्रेरणा मैंने अपने फादर से मिली थी। और मैं जब स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे को एक गेंदे की क्यारी दी गई थी, जो गेंदा 6 फुट ऊंचा पैदा किया था मैंने, और बड़े बड़े उसके इतने बड़े बड़े फूल आए थे। वहाँ से मेरे को जागृति मिली कि मैं किसान बनूं और खेती करूं और रिकॉर्डर किसान बनूं। 16 रिकॉर्ड आज से पहले मेरे लिम्का बुक में, जैसे लौकी के रिकॉर्ड मेरे 3-4 हैं, और शलगम का रिकॉर्ड है 5 kg का कच्ची का, करेले का 2 फुट का लंबे का रिकॉर्ड है।
खेती में अपने इस लंबे अंतराल में रणधीर ने सब्जियों की खेती में करीब 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। घर के सामने लगाई गई उनकी सब्जियों की किस्मों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि पहले ऐसा आलम नहीं था। पहले सब्जियों की कम पैदावार और असमय फसल खराब हो जाने से नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन फिर उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। नई तकनीकों को समझने के लिए कृषि मेलों का सहारा भी लिया। इन तमाम जानकारियों का ही नतीजा है कि आज वो अपने 5 एकड़ के खेत में सफल खेती कर रहे हैं। उनके खेत में मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, भिंडी और मिर्च लगी हुई है। वो बाजार में मांग के अनुसार भी सब्जियों की खेती करते हैं। फसल में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वो गोबर से बनी खाद, मुर्गियों के मल से बनी खाद और शुगर मिल से निकले अपशिष्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि उनके खेतों में होने वाली पैदावार बाकी किसानों से अलग होती है। बैंगन कच्चे में कोई दवाई नहीं डालता रासायनिक, और मैं सिर्फ नीम की दवाई डालता हूँ। नीम का घोल या नीम के पत्ते गर्म करके वो डालता हूँ उससे। और रतालू भी लगा हुआ है मेरे यहाँ, तो जो सर्दियों में खाते हैं। जिमीकंद भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पर। और जी मैंने अभी नई गोभी लगाई है, टमाटर लगाया है, गाजर लगाई है और आलू लगाना है, अभी खेत तैयार है। और इधर मैंने भिंडी लगा रखी है। और ये भिंडी है जो इसकी एक बार लगाई थी, देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड भी, दोनों है मेरे पास। और कोई सी में भी मैंने रासायनिक दवाई नहीं डाली, ना रासायनिक खाद डाला, देसी खाद डालता हूँ। वो अपने खेत में 5 फुट 5 इंच की लौकी, 3 फुट की अरबी और 700 ग्राम का लहसुन उगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। सिंचाई पे जैसे लौकी है, लौकी में हम फल्डिंग नहीं करते। लौकी है, लौकी के अंदर फल्डिंग नहीं करेंगे हम, वैसे पानी डाल लेंगे। फुहारे से डालते हैं, फुहारे से देते हैं। वैसे पानी अगर फल्डिंग करेंगे तो घिया इतनी बढ़िया नहीं होती। उस दूसरी सब्जियों में जैसे आलू है, आलू के अंदर तो देना पड़ता है पानी। जैसे नालियों में पानी दे दिया तो आधी से ज़्यादा नाली नहीं डूबने देते हम। पानी मतलब कम से कम पानी दो, जितना कम से कम जल्दी दे दो। ज़्यादा ठोक के सब्जी में पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा ठोक के पानी दे दिया सब्जी में तो सब्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो मेरे पास एक उसकी बेरी है थाईलैंड की, जिस पे 1.5 साल की बेरी पे 1 क्विंटल बेर लगा था। उसमें गुच्छों में लगती है। अगर किसान इसकी खेती करे तो बेर की खेती करे तो बहुत लाभदायक है। और उसी के पास मैंने एक मिर्च लगा रखी है, वो HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है। गुच्छों में लगती है, 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 में लगती है और पूरे साल लगती रहती है। और वो पूरी चरसरी है। 2 मिर्चों में ही परिवार का पूरा काम हो जाता है। और उसमें मरोड़िया भी नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है। और फलों में मैंने लगा रखा है, बेल पत्थर लगा रखा है और दूसरा ग्रेप फ्रूट लगा रखा है। और सीडलेस मेरे पास किन्नू भी है, दूसरा किन्नू भी है और HAU का भी किन्नू है मेरे पास एक। ये पौधे मैंने इसके लगा रहा। अमरूद है HAU का, हिसार सफ़ेदा। और एक मेरे पास है 1 kg का अमरूद है। ये किचन गार्डन में है मेरा ये चीज़ें। रणधीर सिंह अपने खेतों में सब्जियों के अलावा मसाला फसलें भी लगाते हैं। साथ ही गन्ने की उपज भी लेते हैं, जिनमें वो किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि खेती करना उनका शौक है, जिसे वो जैविक तरीके से पूरा करते आ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे हमारे देश के जो किसान हैं कृषि क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे ही कृषि क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को हासिल करते रहें। आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, फिर आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए गांव किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुक्र
सकलतारिणि हे चण्डमुण्डविदारिणि तू शुम्भ निशुम्भ संहारिणि हे महिषदानवमर्दिनि काली है तू ही कपालिनि हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे सर्वशक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 नमस्तुते